चेतावनी, ये कहानी सिर्फ मैच्योर एडल्ट्स 18 प्लस के लिए है। इसकी आवाज़ें आपके आसपास के लोगों को परेशान या भयभीत कर सकती हैं। अकेले में सुने। ये कहानी अमानवीयता की हद है। ये घटना 23 मई 1901 फ्रांस, पेरिस की है। ये किसी जेल या तहखाने की कहानी नहीं है। ये शहर के सबसे पॉश इलाके और एक अमीर, सम्मानित परिवार के आलीशान घर की कहानी है। इस कहानी पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस घटना को पोइटियर्स की कैदी कहा जाता है। कहानी का नाम है 25 साल का अंधेरा। यह कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसने उस कमरे का दरवाजा खोला। इसको भी वही सुनाएगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। बात 1876 की है। ब्लैंच मोनिए नाम की एक लड़की थी, 25 साल की। वो बेहद खूबसूरत थी। लोग उसे पेरिस की परी कहते थे। वो एक बहुत अमीर और इज्जतदार परिवार से थी। उसकी माँ मैडम मोनिए समाज सेवा के लिए जानी जाती थी। उन्हें पुरस्कार मिले थे। एक दिन ब्लैंच अचानक गायब हो गई। परिवार ने कहा वो भाग गई है या उसे कोई उठा ले गया। उसकी माँ और भाई ने बहुत नाटक किया। वे रोए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। वक्त बीतता गया। लोग ब्लैंच को भूल गए। मैडम मोनिए ने अपनी जिंदगी जारी रखी। वो पार्टियों में जाती, दान देती। सब कुछ सामान्य था। 25 साल बीत गए। 23 मई 1901 पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक बिना नाम की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, साहब, मुझे आपको एक बहुत ही गंभीर बात बतानी है। मैडम मोनियर के घर में एक महिला कैद है। वो पिछले 25 सालों से भूखी है और अपनी ही गंदगी में सड़ रही है। पुलिस हैरान थी। मैडम मोनियर, वो तो शहर की सबसे नेक महिला मानी जाती थी। पुलिस को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन कानूनन उन्हें जांच करनी थी। मैं, पुलिस ऑफिसर बुशेतो और मेरी टीम उनके घर पहुंचे। घर बहुत शानदार था। नौकर जाकर थे। मैडम मोनियर ने हमें रोकने की कोशिश की। वो गुस्से में थी, लेकिन हमने घर की तलाशी ली। हमें दूसरी मंजिल, सेकंड फ्लोर पर एक दरवाजा मिला। उस पर बड़ा सा ताला लगा था। उस कमरे से एक ऐसी बदबू आ रही थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो सीवर, सड़े हुए खाने और पुरानी मौत की बदबू थी। हमने ताला तोड़ा। दरवाजा जंग लगा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, बदबू का एक भपका बाहर आया। हमें अपनी नाक पर रूमाल रखने पड़े। कुछ सिपाही तो उल्टी करने लगे। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। खिड़कियों पर भारी लकड़ी के बोर्ड्स, शटर्स कील से ठोक दिए गए थे। धूल की मोटी परत थी। मकड़ी के जाले छत से जमीन तक लटक रहे थे। मैंने एक सिपाही से कहा, खिड़की तोड़ दो। काफी मशक्कत के बाद खिड़की के शटर तोड़े गए। 25 सालों बाद सूरज की रोशनी उस कमरे में दाखिल हुई और उस रोशनी में हमने जो बिस्तर पर देखा, उसने मेरा खून जमा दिया। वहां एक सड़ा हुआ गद्दा, मैट्रेस था और उस पर हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। वो कोई जानवर नहीं था। वो ब्लैंच मोनियर थी। वो पेरिस की परी। ब्लांच अब 50 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका वजन सिर्फ 25 किलो 55 पाउंड्स था। वो पूरी तरह नंगी थी। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके बाल जो कभी कमर तक होते थे, अब एक झाड़ू की तरह उसके शरीर पर लिपटे थे और घुटनों तक लंबे हो गए थे। लेकिन सबसे खौफनाक था उसका बिस्तर। वो गद्दा पूरी तरह से सड़ चुका था। ब्लैंच पिछले 25 सालों से उसी बिस्तर पर अपने ही मलमूत्र, सड़े हुए खाने के टुकड़ों और कीड़ों के बीच लेटी थी। हजारों कॉकरोच और कीड़े उसके बिस्तर पर और उसके शरीर पर रेंग रहे थे। उसने 25 सालों से बिस्तर नहीं छोड़ा था। उसने 25 सालों से किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था, सिवाय अपनी माँ के, जो उसे खाना फेंकने आती थी। जब हमने उसे छुआ तो वो डरी।
वो एक जानवर की तरह सिकुड़ गई। उसे रोशनी से डर लग रहा था, फोटोफोबिया। वो चिल्लाई नहीं, उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसने बस इतना बुदबुदाया, क्या मुझे आज खाना मिलेगा? पूरे कमरे में सीप के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां और चूहों की हड्डियां बिखरी थीं। वो उन्हीं के बीच जी रही थी। और दीवार के उस पार उसकी माँ और भाई आराम से सो रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी ऊपर धीरे धीरे गल रही है। उसे बाहर निकाला गया। ताज़ी हवा लगते ही वो कांपने लगी। अस्पताल में नर्सें उसे नहलाते वक्त रो रही थीं। वजह क्या थी? ब्लैंच ने 25 साल पहले एक गरीब वकील से प्यार किया था। उसकी माँ को ये मंजूर नहीं था। उसने ब्लैंच को कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम उस वकील को छोड़ने का वादा नहीं करती, तुम इसी कमरे में रहोगी। ब्लैंच ने हार नहीं मानी। उसका प्रेमी 1885 में मर गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर भी बाहर नहीं निकाला। सजा जारी रही। 10 साल, 20 साल, 25 साल। वो वकील मर गया, लेकिन ब्लैंच की जिद और माँ की क्रूरता जिंदा रही। ब्लॉश को बचाया गया, लेकिन उसका दिमाग खत्म हो चुका था। वो कोप्रोफेजिया, गंदगी से प्यार और एनोरेक्सिया का शिकार हो गई थी। वो हमेशा डरी रहती थी। 1913 में 12 साल पागलखाने में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी माँ मैडम मोनियर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल जाने के 15 दिन बाद ही उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गई। मरते वक्त उसने कहा था, ओ मेरी बेचारी ब्लॉश। ये इतिहास की सबसे डरावनी तस्वीर है। उस कमरे की फोटो आज भी इंटरनेट पर है, ब्लॉश मोनियर फोटो। एक माँ जो दुनिया के लिए समाज सेविका थी, अपनी ही घर की छत पर अपनी ही बेटी को कीड़ों का खाना बना रही थी। ये कहानी इतिहास की सबसे क्रूर और घिनौनी सच्ची घटना है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे बूढ़ा होने से इतना डर लगता था कि उसने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए शैतान का रास्ता चुना। ये जिम या मेहनत नहीं करना चाहती थी, इसे शॉर्टकट चाहिए था, और इसका शॉर्टकट था दूसरों का खून। ये कहानी 16वीं सदी की है। यूरोप का देश चाचटिस कासल, हंगरी की है, जिसे आज कहा जाता है स्लोवाकिया। नाम काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी। इतिहास इसे द ब्लड काउंटेस के नाम से जानता है। कहानी का नाम है खूनी जवानी, ब्लडी यूथ। ये कहानी उस नौकरानी की है जो उस महल के तहखाने से जिंदा बच निकली। इस कहानी को भी वही सुनाएगी। ट्रू हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। काउंटेस एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे आईने से डर लगता था। जैसे ही उसके चेहरे पर एक झुर्री आती, वो पागल हो जाती थी। एक दिन एक नौकरानी उसके बाल बना रही थी, गलती से बाल खिंच गया। एलिजाबेथ को गुस्सा आया। उसने नौकरानी के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि नौकरानी के नाक से खून निकल आया। खून की कुछ बूंदें एलिजाबेथ के हाथ पर गिर गईं। उसने खून पूंछा और उसे वहम हो गया कि जिस जगह खून लगा था वहां की त्वचा जवान और चमकदार हो गई है। उसे लगा उसे अमृत मिल गया है। उसे लगा कि खुवारी लड़कियों के खून में जवानी छिपी होती है। उसने गांव की गरीब लड़कियों को महल में काम देने के बहाने बुलाया। लड़कियां महल में जाती, लेकिन कभी वापस नहीं आती। महल के तहखाने में एक नर्क चल रहा था। एलिजाबेथ को ताज़ा खून चाहिए था। वो लड़कियों को उल्टा लटका देती थी और उनके गले काट कर खून को बाल्टियों में जमा करती थी। वो मानती थी कि अगर वो इस खून से नहाएगी तो वो हमेशा 20 साल की दिखेगी। सोचिए उस मंजर को। एक आलीशान बाथरूम, मोमबत्तियां जल रही हैं और बाथटब में पानी नहीं, गरम गाढ़ा लाल खून भरा है। एलिजाबेथ उस टब में लेटी होती थी। वो उस खून को अपने चेहरे पर, अपनी बाहों पर मलती थी। वो उस खून को पीती भी थी। उसे लगता था कि वो अपनी त्वचा को खिला रही है, जबकि असल में वो सैकड़ों लड़कियों की तड़प और मौत में नहा रही थी। जब उसका पागलपन बढ़ा
तो उसने और क्रूर तरीके अपनाए। उसने एक खास मशीन बनवाई थी, आयरन मेडन। ये एक लोहे का पुतला था जिसके अंदर नुकीले कील यानी स्पाइक्स लगे थे। वो लड़की को उसके अंदर बंद कर देती थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता, कील लड़की के शरीर में घुस जाते, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारते। धीरे धीरे खून रिसता था और वो मशीन इस तरह बनाई गई थी कि सारा खून सीधे एलिजाबेथ के बाथटब में गिरे। वो मशीन जवानी का जूस निकालने वाली मशीन थी। सिर्फ खून नहीं, उसे तड़पाने में मज़ा आता था। सर्दियों में वो लड़कियों को नंगा करके महल के बाहर बर्फ में खड़ा कर देती थी और उन पर ठंडा पानी डलवाती थी। लड़कियां वहीं जम जाती थीं, वे बर्फ की मूर्तियां बन जाती थीं। एलिजाबेथ खिड़की से उन्हें मरते हुए देखती और हंसती। देखो, इनकी त्वचा कितनी सफ़ेद और बेदाग है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। उसका दिमाग पूरी तरह सड़ चुका था। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लड़कियों के रोने की आवाज़ें रात को आती थीं। राजा ने जांच के आदेश दिए। जब सिपाही महल में घुसे तो उन्हें उल्टी आ गई। पूरा महल खून की बदबू से भरा था। तहखाने में दर्जनों लड़कियों की लाशें पड़ी थीं। कुछ के शरीर में सुइयां चुभी थीं, कुछ के होंठ सिले हुए थे। एलिजाबेथ की एक डायरी मिली। उसमें उसने 650 लड़कियों के नाम लिखे थे। 650 जाने, सिर्फ इसलिए ताकि एक औरत के चेहरे पर झुर्रियां न दिखे। एलिजाबेथ को मौत की सज़ा नहीं मिली क्योंकि वो एक शाही परिवार से थी, लेकिन उसे उससे भी बदतर सज़ा मिली। उसे उसके ही महल के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे और खिड़कियां ईंटों से चुनवा दी गईं। सिर्फ खाने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा गया। वो वहां 4 साल तक अंधेरे में जिंदा रही। न कोई आईना, न कोई रोशनी, न कोई खून। वो अपनी ही गंदगी और पागलपन में सड़ कर मर गई। जब वो मरी तो उसका चेहरा, जिसे वो बचाना चाहती थी, चूहों ने कुतर दिया था। उस खूंखार काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी का महल आज भी मौजूद है और हजारों लोग हर साल उसे देखने जाते हैं। लोग वहां हरियाली देखने नहीं जाते, लोग वहां खौफ महसूस करने जाते हैं। वहां जाने के लिए एक खड़ी और डरावनी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। टूरिस्ट्स को आज भी वो तहखाना और वो कमरे दिखाए जाते हैं जहां एलिजाबेथ ने उन 650 लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारा था। कुछ टूरिस्ट्स का दावा है कि उस महल के तहखाने में आज भी एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी और भारीपन महसूस होता है। जब एलिजाबेथ के जुर्म दुनिया के सामने आए तो उसे फांसी नहीं दी गई क्योंकि वो राजघराने की थी। उसे उसी के महल चेस्टिस कैसल के एक अंधेरे कमरे में जिंदा चुनवा दिया गया था और सिर्फ खाना देने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा गया था। वो उसी महल में 4 साल तक तड़प तड़प कर मरी 1614 में, और माना जाता है कि उसकी रूह आज भी उसी खंडहर में भटकती है। एलिजाबेथ ने मेहनत के बजाय शॉर्टकट चुना। नतीजा, वो दुनिया की सबसे बदसूरत याद बन गई। जिम जाने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है, इसलिए बाहर चमकता है। एलिजाबेथ बाहर चमकना चाहती थी, लेकिन अंदर से सड़ी हुई थी। आज भी लोग बोटॉक्स, सर्जरी और अजीब डाइट करते हैं। ये उसी मानसिकता का आधुनिक रूप है। याद रखना, असली चमक पसीने से आती है, खून से नहीं। ये कहानी इतिहास की सबसे मनोवैज्ञानिक और बंद जगह के डर वाली सच्ची घटनाओं में से एक है। ये घटना 1801 वेल्स, यूके की है। जगह द स्मॉल्स लाइट हाउस। ये कहानी बताती है कि इंसान का डर और अकेलापन मिलकर एक स्वस्थ दिमाग को कैसे पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद ही दुनिया भर के लाइट हाउस नियमों को बदला गया था। कहानी है लहराता हुआ हाथ। समुद्र के बीच एक अकेला लाइट हाउस।
ये कहानी थॉमस हावेल की है, वो इंसान जो उस नर्क से जिंदा लौटा लेकिन इंसान नहीं रहा। True Horror Stories हिंदी। हम दो लोग थे, मैं थॉमस हॉवेल और मेरा साथी थॉमस ग्रिफिथ। हम दोनों को स्मॉल्स लाइट हाउस पे तैनात किया गया था। ये लाइट हाउस जमीन से 20 मील दूर गहरे समुद्र के बीच एक छोटी सी चट्टान पर बना था। वहां भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ हम दो और चारों तरफ पानी। दिक्कत ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ग्रिफिथ एक गुस्सैल और झगड़ालू आदमी था। हम बात नहीं करते थे, हम बस अपनी ड्यूटी करते और अलग अलग कोनों में बैठते। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हमें वहां 4 महीने रहना था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रिफिथ बीमार पड़ गया। ग्रिफिथ की तबीयत बिगड़ती गई। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और एक रात ग्रिफिथ मर गया। अब मैं उस छोटे से गोल कमरे में अकेला था। मेरे साथ सिर्फ एक लाश थी। एक सामान्य इंसान क्या करता? वो लाश को सम्मान के साथ समुद्र में बहा देता है ना। लेकिन यहीं पर इंसान का डर मेरे दिमाग पर हावी हो गया। मुझे ख्याल आया कि लोग जानते हैं कि हम दुश्मन थे। अगर मैं इसकी लाश को समुद्र में फेंक दूंगा और जब रेस्क्यू टीम आएगी तो वे क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि मैंने ग्रिफिथ का कत्ल करके उसे फेंक दिया। मुझे लगा कि मुझे फांसी हो जाएगी। इस डर ने मुझे पागल कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं लाश को नहीं फेंकूंगा, मैं उसे सबूत के तौर पर रखूंगा। मैंने ग्रिफिथ की लाश को लाइट हाउस के अंदर ही रखा, लेकिन 2 दिन बाद बदबू शुरू हो गई। लाश सड़ने लगी थी। कमरा छोटा था, हवा में सड़े हुए मांस की गंध भर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। मक्खियां भिनभिनाने लगीं। मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैं उस बदबू के साथ सो नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे फेंक भी नहीं सकता था डर की वजह से। तो मैंने एक भयानक काम किया। मैंने लकड़ी के कुछ तख्तों से एक ताबूत बनाया। मैंने ग्रिफिथ की सड़ी हुई लाश को उसमें डाला और उस ताबूत को रस्सियों से बांधकर लाइट हाउस की बैल्कनी के बाहर लटका दिया, ताकि बदबू बाहर रहे और सबूत भी मेरे पास रहे। कुछ दिन ठीक निकले, फिर समुद्र में एक भयानक तूफान आया। हवाएं चीख रही थीं, लहरें लाइट हाउस से टकरा रही थीं। हवा के थपेड़ों से वो ताबूत जो बाहर लटक रहा था टूट गया। लकड़ी के तख्ते बिखर गए, लेकिन ग्रिफिथ की लाश रस्सियों में फंसी रह गई। और जिस तरह से वो फंसी थी, वो खड़ी अपराइट हो गई थी, बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने। ये वो हिस्सा है जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। तूफान की हवा तेज थी। ग्रिफिथ की लाश हवा में झूल रही थी। हवा के हर झोंके के साथ उसका मरा हुआ सड़ा हुआ हाथ ऊपर उठता और मेरी खिड़की के कांच पर टकराता। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा है। हावेल, मुझे अंदर आने दो। हावेल। मैं अंदर बैठा था, अकेला। बाहर मेरा मरा हुआ दुश्मन खिड़की पर दस्तक दे रहा था। उसका चेहरा, जो अब सड़कर कंगाल बन रहा था, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। ये एक रात नहीं चला, ये हफ्तों तक चला। जब भी हवा चलती, वो हाथ हिलता, जैसे वो मुझे हाय बोल रहा हो। मैं सो नहीं पाता था। मैं खिड़की की तरफ देखता तो वो हाथ हिलता दिखता। मैं खिड़की से दूर जाता तो ठक ठक की आवाज आती। मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैं अपनी ही परछाई से बातें करने लगा। मुझे लगने लगा कि ग्रिफिथ मरा नहीं है, वो मुझे सजा दे रहा है। मैंने अपने परिवार से, भगवान से, शैतान से, सबसे प्रार्थना की कि वो हाथ रुक जाए, लेकिन वो हाथ हिलाता रहा। 4 महीने बाद जब रेस्क्यू नाव वहां पहुंची, उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। बालकनी पर एक सड़ा हुआ कंकाल रस्सियों से लटका था और अंदर मैं हावेल बैठा था। जब मैं लाइट हाउस गया था, मैं एक जवान आदमी था। मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरे सारे बाल सफेद हो चुके थे।
मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मैं एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। सिर्फ 4 महीनों के डर ने मेरे शरीर की उम्र 40 साल बढ़ा दी थी। लोग कहते हैं कि मैंने अपना दिमाग खो दिया था। जब मुझे नाव में बैठाया गया, मैं हंस रहा था और मैं उस कंकाल की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को विदा कर रहा हो। इस घटना के बाद ट्रिनिटी हाउस, जो लाइट हाउस चलाता है, ने नियम बदल दिया। उन्होंने तय किया कि किसी भी लाइट हाउस पर कभी भी 2 लोग नहीं होंगे, हमेशा कम से कम 3 लोग होंगे, ताकि अगर एक मर जाए तो दूसरे के पास गवाही देने के लिए तीसरा इंसान हो और कोई अकेलापन उसे पागल ना बना सके। आज भी जब मैं खिड़की के पास बैठता हूं और हवा चलती है तो मुझे डर लगता है कि कहीं कांच पर ठक ठक की आवाज ना आ जाए। आम इंसान का दिमाग जब किसी के प्यार में सड़ता है तो वो किसी महल में नहीं बल्कि शमशान में अपना घर बनाता है। ये इतिहास की एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना है जिसमें एक आम व्यापारी अपनी पत्नी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इतना पागल हो गया कि उसने अपना घर छोड़ दिया और 10 साल तक अपनी पत्नी की सड़ती हुई लाश के साथ उसी के मकबरे यानी टूम्ब में रहा और आखिरकार उसी लाश का हाथ पकड़े रोते रोते अपनी जान दे दी। ये कहानी मिस्टर हैरिस की है, उस कब्रिस्तान का एक बूढ़ा केयरटेकर जिसने 10 साल तक इस पागलपन को अपनी आंखों से देखा। कहानी का नाम मकबरे का कैदी, जगह ग्रीनवुड सेमेट्री कब्रिस्तान, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, साल 1893। True Horror Stories हिंदी। मेरा नाम हैरिस है। मैं ग्रीनवुड कब्रिस्तान का केयरटेकर था। जोनाथन रीड ब्रुकलिन का एक आम सीधा सादा व्यापारी था। उसकी कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, बस उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी मेरी। जोनाथन अपनी पत्नी के प्यार में एक मरीज की तरह पागल था। वो उसे एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं जाने देता था। 1893 में अचानक एक बीमारी से मेरी की मौत हो गई। जब मेरी की लाश कब्रिस्तान लाई गई तो जोनाथन की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। उसने ताबूत बनाने वाले को एक सख्त आदेश दिया था, ताबूत पर कीलें मत ठोकना, मेरी को अंधेरे से डर लगता है। जोनाथन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मेरी के लिए एक पत्थर का मकबरा मौजूलियम खरीदा। ताबूत को अंदर रखा गया, हम सब चले गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं कब्रिस्तान की सफाई करने पहुंचा तो मैंने देखा कि मकबरे का दरवाजा खुला है। अंदर जोनाथन बैठा था। वो अपने घर से एक आराम कुर्सी, एक छोटी सी अंगीठी और कुछ किताबें ले आया था। उसने मेरी की आधी बुनी हुई स्वेटर और कुछ तस्वीरें भी उस मकबरे की ठंडी दीवारों पर सजा दी थीं। मैंने उससे कहा, मिस्टर रीड, आप यहां नहीं रह सकते, ये मुर्दों की जगह है। उसने मुझे ऐसी खूनख्वार नजरों से घूरा जैसे मैं उसकी पत्नी को छीनने आया हूं। उसने कहा, मेरी यहां अकेली है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? वो इंतजार कर रही है कि मैं उसे अखबार पढ़कर सुनाऊं। ये वो हिस्सा है जहां इंसान की रूह कांप जाती है। दिन, महीने और साल बीतने लगे। जोनाथन हर सुबह उस मकबरे में जाता और रात तक वहीं रहता। उसने ताबूत का ढक्कन खोल रखा था। शुरुआत में मैरी का चेहरा पीला था, लेकिन धीरे धीरे कुदरत ने अपना काम शुरू किया। मैरी का शरीर सड़ने लगा, उसकी त्वचा काली पड़कर पिचक गई, उसकी आंखों के गड्ढे खाली हो गए। बदबू इतनी भयानक थी कि मैं मकबरे के 50 कदम दूर भी खड़ा नहीं रह पाता था। लेकिन जोनाथन का दिमाग पूरी तरह सड़ चुका था।
वो उस आराम कुर्सी पर बैठता, वो मैरी के उस सूखे सड़े हुए कंकाल वाले हाथ को अपने हाथ में पकड़ता, वो उस लाश को ताज़ा अखबार की खबरें पढ़कर सुनाता। जब वो कोई चुटकुला पढ़ता तो वो अकेले ही पागलों की तरह हंसता, जैसे मैरी भी हंस रही हो। वो उस लाश के लिए ताज़ा खाना लेकर आता और उसे खिलाने का नाटक करता। सर्दी के मौसम में जब ब्रुकलिन में बर्फ गिरती और तापमान माइनस में चला जाता, तब भी जोनाथन उसी मकबरे में उस अंगीठी के पास बैठा रहता। 10 साल बीत गए। 10 सालों में जोनाथन की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके बाल और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ गए थे, उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं, उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन आ गया था जो सिर्फ मुर्दों में होता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता था। उसका पूरा ब्रह्मांड उस सड़ती हुई लाश और उन 4 ठंडी पत्थर की दीवारों के बीच सिमट गया था। उसे लगता था कि अगर वो मैरी का हाथ छोड़ देगा तो मैरी सच में मर जाएगी। साल 1905 की एक सुबह मैं मकबरे के पास से गुजर रहा था। दरवाजा हमेशा की तरह खुला था, लेकिन अंदर से जोनाथन के अखबार पढ़ने की आवाज नहीं आ रही थी। मैं डरते डरते अंदर गया। अंगीठी बुझ चुकी थी और जोनाथन फर्श पर गिरा पड़ा था। उसने एक हाथ से अपने सीने को जकड़ रखा था। उसे एक भयानक स्ट्रोक आया था और उसका दूसरा हाथ ताबूत के अंदर लटक रहा था, मैरी के उस कंकाल वाले हाथ को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें खुली थीं, उसके गालों पर ताजे आंसुओं के निशान थे। वो 10 साल तक उस लाश को जिंदा करने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उस लाश से लिपटकर रोते रोते खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन गया। उसे उसी मकबरे में, उसी की मैरी के बगल में दफना दिया गया। उसका पागलपन ही उसकी मौत बन गया। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे ऑब्सेशन ने अंदर से खोखला कर दिया। जो इंसान पुरानी बातों, धोखेबाज लोगों या बीते हुए कल पास्ट से चिपका रहता है, वो जोनाथन की तरह अपनी ही जिंदगी को एक मकबरा बना लेता है। वो एक सड़ती हुई याद लाश का हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज हम उस अंधेरे में चलेंगे जहां मौत के बाद की असली खौफनाक दुनिया शुरू होती है। मुर्दा घर, पोस्टमार्टम का चीर-फाड़ और पानी में सड़ती हुई लाशें। जब इंसान मर जाता है तो उसके घरवाले उसे शमशान के हवाले कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस शमशान का मालिक लाशों को जलाने के बजाय सालों तक उन्हें अपने मुर्दा घर, पीछे के जंगल और तालाब में फेंक कर सड़ाता रहे। ये कोई फिल्म नहीं, अमेरिका नोबल जॉर्जिया 2002 की दुनिया की सबसे विभत्स और घिनौनी सच्ची घटना है। इस शमशान घाट का नाम था ट्राई स्टेट क्रीमेटरी। इसका मालिक था रे ब्रेंट मार्श। इस कहानी को उसी पुलिस अफसर की जुबानी सुनते हैं जिसने उस मुर्दा घर के पीछे के तालाब और जंगल में कदम रखा था। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। मेरा नाम शेरिफ स्टीव विल्सन है। 15 फरवरी की वो मनहूस सुबह थी। मुझे एक गुमनाम कॉल आया कि रे ब्रंट मार्श के शमशान घाट के पीछे वाले जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ एक कुत्ता अपने मुंह में एक इंसानी हड्डी दबाए हुए घूम रहा था। मैं अपनी टीम के साथ उस मुर्दा घर के पीछे वाले जंगल में गया। वहाँ बहुत सन्नाटा था। सर्दियों की वजह से पेड़ सूखे हुए थे। हम जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। वहाँ मिट्टी में एक इंसानी खोपड़ी आधी दबी हुई थी। मैंने टॉर्च मारी तो देखा कि वहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई लाशें पेड़ों के बीच ऐसे ही फेंकी हुई थीं। कुछ लाशें तो आधी सड़ चुकी थीं और उनमें कीड़े पड़े थे। जंगल के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा गंदे पानी का तालाब था। वहां से एक ऐसी बदबू आ रही थी कि मेरे 2 सिपाहियों ने वहीं उल्टियां कर दी। मैंने अपनी नाक पर रुमाल रखा और तालाब के किनारे गया। वो नजारा देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उस तालाब के पानी में
कई लाशें ऊपर तैर रही थीं। वो बिल्कुल कच्ची लाशें थीं। कई लाशों ने तो अभी भी अस्पताल वाले वो नीले गाउन पहने हुए थे और उनके पैरों के अंगूठे पर मुर्दा घर वाला टैग बंधा हुआ था। रे ब्रेंट मार्श उन लाशों को मशीन में जलाने के बजाय सीधा इस तालाब और जंगल में फेंक देता था। हम तुरंत उस मुर्दा घर के अंदर घुसे। वहां अंदर की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। जो मशीन लाशों को जलाती है वो सालों से खराब पड़ी थी, उस पर जंग लग चुका था। मुर्दा घर के कमरों में, फर्श पर और यहां तक कि लकड़ी के पुराने ताबूतों के अंदर लाशें ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। एक के ऊपर एक लाश ऐसे रखी थी जैसे कोई लकड़ियां जमा करता है। कुछ लाशों की छाती पर वाय आकार का बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। वो पोस्टमार्टम की हुई लाशें थीं, जिनके अंदर से अंग निकाले गए थे और उन्हें वैसे ही सड़ने के लिए फर्श पर फेंक दिया गया था। उस कमरे की जमीन पर इंसानी खून और सड़ा हुआ पानी बह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा कसाई कैसे हो सकता है। सालों से आसपास के लोग अपने घर वालों की लाशें इसे जलाने के लिए देते थे। रे ब्रेंट मार्श उनसे पूरे पैसे लेता था, लेकिन वो लाश को जलाता नहीं था। वो लाश को तालाब या मुर्दा घर के पीछे फेंक देता और घर वालों को कलश में सीमेंट का पाउडर और लकड़ी की राख भर कर दे देता था। घर वाले सालों से अपने घरों में सीमेंट के पाउडर की पूजा कर रहे थे और उनके असली घर वालों की लाशें यहां तालाब में जानवरों और कीड़ों का खाना बन रही थीं। जब हमने उस पूरे इलाके की खुदाई शुरू की तो FBI और दुनिया भर की फोर्स वहां आ गई। जमीन के नीचे से, तालाब के अंदर से और पुराने तहखानों से कुल 334 लाशें निकलीं। अमेरिका के इतिहास में कभी इतनी लाशें एक साथ किसी मुर्दा घर से नहीं निकली थीं। जब रे ब्रेंट मार्श को हथकड़ियां लगी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका दिमाग पूरी तरह से एक सड़े हुए दलदल में बदल चुका था। कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा दी और उस पूरे मुर्दा घर और तालाब को हमेशा के लिए मिट्टी से पाट दिया गया। ये कहानी है उस गलत फैसले और बचकाने जोश की है जो कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां उसका दिमाग उसका ही दुश्मन बन जाता है। यहाँ भूत से ज्यादा डरावना इंसान का अपना भ्रम हो जाता है। कहानी है अधजला चेहरा। ये कहानी आर्यन की है तो इसे भी वही सुनाएगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। मेरा नाम आर्यन है और उस समय मेरी उम्र 18 साल थी जब मैं रोज खुद को कोसता था। रोज हर सुबह जब मेरी नींद 8 बजे खुलती तो मैं देखता कि पड़ोस के लड़के संदीप और राहुल ट्रैक सूट पहनकर पसीने में लथपथ वापस आ रहे हैं। उनकी बॉडी बन रही थी, सीना चौड़ा हो रहा था और मैं बस बिस्तर पर पड़ा हुआ एक आलू था। मैं शीशे में खुद को देखता और गाली देता, कायर है तू, बस सोचता रह जाएगा, कल से पक्का जाऊंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। उस रात भी यही हुआ। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि नींद नहीं आ रही थी। तभी घड़ी में 3:30 हुए। सन्नाटा था, सब सो रहे थे। अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया। मैंने सोचा, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी जाऊंगा और ऐसी दौड़ लगाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। यही मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। बिना वार्म अप किए, बिना किसी को बताए और सबसे बड़ी गलती, गलत रास्ता चुनना। मैंने सोचा सड़क पर तो सब दौड़ते हैं, आज मैं नदी वाले कच्चे रास्ते ऑफ रोड पे दौड़ूंगा। खुद को फौजी साबित करना था ना मुझे। मैंने जूते पहने, कान में हेडफोन नहीं लगाया, जोश में भूल गया और अंधेरे में घर से निकल पड़ा। शुरुआत में ठंड हवा अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही मैं गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी के पास वाले इलाके में पहुंचा, मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा। वहां सड़क खत्म हो गई थी, अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे टीले थे और कमर तक ऊंची सरपत का जंगल। कोहरा इतना घना था कि मुझे अपने पैर भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। और सन्नाटा, भाई वो सन्नाटा चुभने वाला था। सिर्फ मेरी अपनी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं थकने लगा था। मेरा शरीर इतनी मेहनत का आदी नहीं था। मेरे फेफड़े जल रहे थे। तभी मुझे वो बदबू आई, घी, कपूर, जली हुई लकड़ी और भुने हुए मांस की मिली-जुली गंध। मेरे पैर एकदम से रुक गए। मेरा दिमाग झंझना गया। मुझे याद आया,
अरे यार, विक्की विक्की भैया को कल शाम यहीं तो जलाया गया था। विक्की 25 साल का जवान लड़का परसों बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। गांव वाले कह रहे थे जवान मौत है, इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे वहां से वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मेरी ईगो बीच में आ गई। वापस गया तो डरपोक कहलाऊंगा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ा, सीधे शमशान की तरफ। मैं उस जगह के एकदम करीब पहुंच गया था जहां चिताएं जलाई जाती थीं। वहां जमीन काली थी। विकी भैया की चिता अभी भी सुलग रही थी। राख के ढेर के बीच में लाल लाल अंगारे चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में कोई जानवर सांस ले रहा हो। मैं बुरी तरह थक चुका था। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और डर की वजह से मेरा दिमाग घूमने लगा। सांसें तेज थीं, दिल कान के पर्दों में धक धक कर रहा था। मैंने उस राख के ढेर को देखा और तभी मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल खेल दिया। हवा से राख का एक गुबार उड़ा। मुझे साफ दिखा कि उस राख के ढेर में हलचल हुई। मेरी आंखों ने जो देखा वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। मुझे लगा कि वो राख का ढेर फट गया और उसके अंदर से एक इंसान धीरे धीरे उठ रहा है। वो विक्की था, लेकिन वो विक्की नहीं था। वो एक लोथड़ा था। आधा जला हुआ चेहरा, उसकी चमड़ी पिघलकर छाती पर लटक रही थी। उसकी खोपड़ी एक तरफ से दिख रही थी और वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी वो अधजली आंख सीधे मेरी रूह में झांक रही थी। मुझे लगा वो अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ बढ़ा, लड़खड़ाते हुए। उसके गले से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, घर रो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं चीखना चाहता था, मम्मी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। वो डरावना चेहरा मेरे एकदम पास आ गया। मुझे उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू महसूस हुई। ये सब मेरे दिमाग में हो रहा था, पर मेरे लिए वो हकीकत से भी ज्यादा सच था। मेरा दिल उस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। घुटने मुड़ गए और मैं उसी सुलगती हुई चिता के पास राख और कीचड़ में मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो बहुत शोर हो रहा था। सूरज निकल चुका था। मेरे चारों तरफ गांव वालों की भीड़ थी। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे कपड़े राख और मिट्टी से सने थे। मेरे ठीक बगल में विक्की भैया की चिता की राख थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, पर उनकी बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लड़के ने विक्की को देख लिया। जवान मौत थी, पकड़ लिया इसे। देखो, इसका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो। पागल है क्या ये? रात को शमशान में दौड़ने आया था? आर्यन बोल कुछ। मेरे पापा मुझे झकझोर रहे थे। आर्यन बोल कुछ। मैं बोलना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि मैं बस दौड़ने आया था, लेकिन मेरे होंठ सिल गए थे। मेरी आंखों में अभी भी वो अधजला चेहरा तैर रहा था। मैं सदमे में था। मैं सिर्फ एक ही दिशा में घूर रहा था, उस राख के ढेर की तरफ। मुझे लग रहा था कि वो अभी भी वहां है। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। आर्यन को विक्की के भूत ने पकड़ लिया है। लेकिन असलियत क्या थी? क्या सच में भूत था, या मेरे थके हुए दिमाग और मेरे अंदर छिपे डर ने मिलकर मुझे वो दिखाया जो वहां था ही नहीं? जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर की खटिया पर था, लेकिन वो सुबह सामान्य नहीं थी। मेरे सिरहाने मेरी मां बैठी रो रही थी और पैरों की बर्फ गांव के बड़े बुजुर्ग गंभीर चेहरा बनाए बैठे थे। मेरे पूरे शरीर में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने मुझे लाठियों से पीटा हो। बुखार से बदन तप रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो पिताजी ने कंधे पकड़कर लेटा दिया। लेटा रहे, हिल मत। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। मैंने हकलाते हुए पूछा, बाबूजी क्या हुआ था? तभी गांव के सरपंच काका बोले, शुक्र मना भगवान का कि तू जिंदा बच गया आर्यन। विक्की, वो तुझे अपने साथ ले जाने वाला था। वो तो गांव वाले समय पर पहुंच गए, वरना तेरी लाश भी उसी राख में मिलती। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, मतलब सच में विक्की उठा था। मेरी आंखों के सामने फिर से वो अधजला चेहरा घूमने लगा। मैं चादर में दुबक गया। मुझे लगा वो कमरे के कोने में खड़ा मुझे देख रहा है।
उस जमाने में डॉक्टर दूर शहर में होते थे और ऐसी बीमारियों का इलाज दवा से नहीं, दुआ और झाड़ फूंक से होता था। शाम होते होते हमारे आंगन में तमाशा शुरू हो गया। पड़ोस के गांव से एक ओझा तांत्रिक को बुलाया गया। उसने काले कपड़े पहने थे और आंखों में सुरमा लगा रखा था। उसने आते ही मेरे माथे पर राख विभूति मल दी। धुआं किया गया, मिर्ची जलाई गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं चुपचाप लेटा रहा। ओझा ने मेरे बालों को मुट्ठी में पकड़ा और जोर से झटका दिया। बोल, कौन है तू? क्यों पकड़ा इस बच्चे को? मैं दर्द से चीखा, छोड़ दो, कोई नहीं है। लेकिन ओझा ने घर वालों से कहा, देखो, ये आर्यन नहीं बोल रहा, ये विक्की की अतृप्त आत्मा बोल रही है। वो तड़प रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उस माहौल ने, उस डर ने और बड़ों की बातों ने मेरे दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर कर दी कि हाँ, मेरे अंदर भूत है। उस रात मेरे गले में, हाथ में, कमर में इतने ताबीज और काले धागे बांध दिए गए कि मैं खुद को कैदी महसूस करने लगा। मैं धीरे धीरे ठीक हो गया, बुखार उतर गया, लेकिन वो जोश, वो फौजी बनने का सपना, वो उस बुखार के साथ ही उतर गया। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। चौपाल पे लोग बातें बनाते, विक्की का भूत अभी भी नदी किनारे लोता है। आर्यन की किस्मत अच्छी थी, जवान मौत थी भाई, आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये बातें मेरे कानों में शीशे की तरह चुभती थी। मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। शाम के 6 बजते ही मैं घर के अंदर भागा था। मेरे वो दौड़ने वाले जूते जो मैंने बड़े शौक से खरीदे थे, वो आंगन के कोने में पड़े पड़े धूल खा रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें उठाया और कूड़े में फेंक दिया। फौज की भर्ती आई। मेरे साथ वाले लड़के संदीप, राहुल भर्ती हो गए और मैं घर की खिड़की से उन्हें वर्दी में जाते देखता रहा। मैं कायर नहीं था, लेकिन उस एक रात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं जिंदगी भर यही मानता रहा कि उस रात मैंने मौत को देखा था और ये डर मेरे साथ मेरी बुढ़ापे तक रहा। मैं राहुल, ये कहानी मेरे दादाजी आर्यन ने मुझे बचपन में कई बार सुनाई थी। जब भी वो ये कहानी सुनाते, उनकी बूढ़ी आंखों में वो 18 साल के लड़के वाला खौफ तैरने लगता था। वो मरते दम तक यही मानते रहे कि उस रात विकी का भूत उन्हें मारने आया था। लेकिन आज मैं विज्ञान का छात्र हूं। आज मैं जानता हूं कि उस रात उस नदी के किनारे कोई भूत नहीं था। वहां सिर्फ HALT था। हंग्री, भूखा, एंग्री, खुद पर गुस्सा, लोनली, अकेलापन, टायर्ड, थकावट। दादाजी के साथ जो हुआ उसे मेडिकल साइंस में पैरेडोलिया और विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस, वो जोश में थे, बिना वार्म अप के दौड़े, शरीर तैयार नहीं था। हाइपोक्सिया, तेज दौड़ने से दिमाग को ऑक्सीजन कम मिली। सजेशन, उनके दिमाग में पहले से ये बात थी कि यहाँ लाश जली है। ट्रिगर, उस सुलगती हुई आग और धुएं की आकृतियों को उनके डरे हुए दिमाग ने चेहरे का रूप दे दिया। उस रात विकी नहीं उठा था। उस रात सिर्फ मेरे दादाजी का वहम उठा था। लेकिन दुख की बात यह नहीं है कि उन्हें वहम हुआ। दुख की बात यह है कि उस दौर की अज्ञानता और अंधविश्वास ने उन्हें कभी सच जानने ही नहीं दिया। ओझाओं और गांव की बातों ने उस वहम को हकीकत बना दिया। विकी की लाश तो जल गई थी, लेकिन उस रात उस शमशान में एक और चीज जलकर राख हो गई थी, एक होनहार फौजी का भविष्य। दादाजी की दीवार पर टंगी पुरानी फोटो जिसमें वो मायूस बैठे हैं और बगल में उनके फौजी दोस्तों की हंसती हुई तस्वीर है। ये कहानी सुनने के बाद आप शायद हाईवे के किसी ढाबे पर नॉनवेज खाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। कहानी है स्पेशल हांडी। ये कहानी रोहन की है, जो एक फूड ब्लॉगर है, और ये खौफनाक घटना वही सुनाएगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। हम खाने के शौकीन लोग स्वाद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मेरा नाम रोहन है। मेरा YouTube चैनल है फूडी रोहन। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक जगह रेकमेंड की थी, कालिया का ढाबा। लोकेशन NH24 से 15 किलोमीटर अंदर जंगल के रास्ते पर। कहा जाता था कि वहाँ का स्पेशल मटन करी इतना स्वादिष्ट है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मैं वहाँ पहुँचा। रात के 9 बज रहे थे। ढाबा बहुत पुराना था, लकड़ी के खंभे, फूस की छत। वहाँ भीड़ बहुत थी।
ट्रक वाले, रईस परिवारों की गाड़ियां सब वहां पागलों की तरह खाना खा रहे थे। हवा में मसालों की खुशबू के साथ एक अजीब सी मीठी महक थी। मालिक था कालिया, 6 फीट का एक विशाल आदमी, चेहरा जला हुआ, हाथ में हमेशा एक बड़ा सा बगदा, क्लीवर या मीट चॉपर रहता था। उसने मुझे देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी। आओ ब्लॉगर बाबू, आज ऐसा मटन खिलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। थाली आई, लाल शोरबा, मांस के बड़े बड़े टुकड़े। मैंने कैमरा ऑन किया और खाना शुरू किया। सच में स्वाद जादुई था। मांस इतना नरम था कि मुंह में रखते ही घुल रहा था। ऐसा मटन मैंने कभी नहीं खाया था। बकरे का मांस थोड़ा सख्त होता है, लेकिन ये मक्खन जैसा था। मैं खाता गया। तभी मुझे अपनी मटन करी में एक सख्त चीज महसूस हुई। मैंने सोचा इलायची या हड्डी होगी। मैंने उसे मुंह से निकाला। वो हड्डी नहीं थी, वो एक धातु मेटल का टुकड़ा था, करीब 1 इंच लंबा, टाइटेनियम का पेंच, स्क्रू। मैं जूम करके कैमरे में उसे देखने लगा। उस पेंच पे एक बहुत छोटा सा सीरियल नंबर खुदा हुआ था। मैं समझ गया कि ये क्या है। ये एक सर्जिकल स्क्रू था, जो हड्डियों के ऑपरेशन फ्रैक्चर में इंसानों के पैरों या हाथों में लगाया जाता है। मेरा दिमाग सन्न रह गया। बकरों का सर्जरी नहीं होता, बकरों के पैरों में टाइटेनियम इम्प्लांट नहीं लगते। ये स्क्रू किसी इंसान के शरीर का हिस्सा था। मेरी नजर अपनी थाली में रखे मांस के टुकड़ों पर गई। अब मुझे वो टुकड़े चाप, रिब्स नहीं लग रहे थे। वो टुकड़े किसी इंसान की पसलियां लग रहे थे। मुझे उल्टी आने को हो रही थी, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था। मैंने रसोई किचन का सच पता करने को सोचा। मैंने वेटर से कहा, वॉशरूम कहाँ है? वेटर ने पीछे जंगल की तरफ इशारा किया। मैं वॉशरूम जाने के बजाय धीरे से ढाबे के पीछे किचन एरिया की तरफ मुड़ गया। वहां एक बड़ा सा टीन का शेड था। वहां से ठक ठक काटने की आवाज आ रही थी। मैं टीन के एक छेद से अंदर झांका। जो मैंने देखा वो नरक था। वहां कोई बकरा नहीं टंगा था। वहां हुक्स पर इंसानी शरीर लटक रहे थे, उल्टे। उनका सर कटा हुआ था, खाल उधेड़ी हुई थी। एक तरफ कालिया खड़ा था। वो एक मेज पर लेटे हुए आदमी के हाथ काट रहा था। वो आदमी शायद ट्रक ड्राइवर था। उसका यूनिफॉर्म कोने में पड़ा था। कालिया ने उस आदमी की जांग का मांस काटा और अपने हेल्पर को दिया और कहा, ले इसको हांडी में डाल, आज मटन की डिमांड ज्यादा है। वहां कोने में एक ढेर लगा था, कपड़ों का, जूतों का, घड़ियों का, और एक बड़ा सा ड्रम था जिसमें से इंसानी सिर झांक रहे थे। वो उन लोगों के सर थे जो इस ढाबे पर खाना खाने आए थे और फिर कभी घर नहीं लौटे। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरा पैर एक खाली टिन के डिब्बे पर पड़ा। आवाज गूंज गई। कालिया का हाथ रुका। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने मुझे देख लिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना बगदा चॉपर उठाया। अरे ब्लॉगर बाबू, खाना अधूरा छोड़ दिया या मेन्यू समझ आ गया? मैं भागा। मैं जंगल की तरफ भागा। मेरे पीछे कालिया और उसके 3 आदमी दौड़ रहे थे। उनके हाथों में मशाले और चाकू थे। वो चिल्ला रहे थे, पकड़ो, ताजा माल है, इसकी चर्बी अच्छी है। मैं कांटों और झाड़ियों में गिरता पड़ता भागा। मेरा कैमरा गिर गया। मेरे कपड़े फट गए। मैं हाईवे पे पहुंचा। मैंने ट्रक के सामने हाथ दिया। ट्रक रुका। मैं ट्रक में कूद गया और ड्राइवर के पैरों में गिर पड़ा। भगाओ, वो मार डालेंगे, भगाओ। ड्राइवर ने ट्रक भगाया। पीछे शीशे में मैंने देखा, कालिया सड़क के किनारे खड़ा था। वो हताश नहीं था, वो हंस रहा था। उसने अपने बगदे से अपनी जीप साफ की, जैसे कह रहा हो, अगली बार। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैं खून और कीचड़ में लथपथ था। मैंने उन्हें वो सर्जिकल स्क्रू दिखाया जो मैंने अपनी जेब में रख लिया था।
पुलिस ने सुबह 50 जवानों के साथ ढाबे पर रेड मारी। वहां जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। ढाबे के पीछे जमीन खोदने पर 200 से ज्यादा नर कंकाल स्केलेटन्स मिले। किचन के फ्रीजर में 50 किलो मीट मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई वो 100% इंसानी मांस था। कालिया और उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया। पूछताछ में कालिया ने जो कहा वो सबसे ज्यादा डरावना था। पुलिस ने पूछा, तुम लोगों को क्यों मारते थे? कालिया ने हंसते हुए कहा, साहब, बकरा 800 रुपए किलो मिलता है, इंसान हाईवे पर मुफ्त मिलता है, और लोगों को स्वाद भी तो यही पसंद था। मैंने तो बस कस्टमर को खुश रखा। आज वो ढाबा तोड़ दिया गया है, लेकिन एक बात मुझे रोज रात को सताती है। उस रात जब तक मुझे वो स्क्रू नहीं मिला था, मैंने वो मटन करी पेट भर के खाई थी, और सच कहूं उसका स्वाद बहुत अच्छा था। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं मरते मरते बचा। मुझे डर इस बात का है कि अनजाने में ही सही मुझे इंसानी मांस का स्वाद पसंद आ गया था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हाईवे पर किसी ढाबे का स्पेशल मटन खाएं और वो बहुत ज्यादा नरम और स्वादिष्ट लगे, तो एक बार सोचना जरूर कि आप क्या खा रहे हैं या किसको खा रहे हैं। ये दुनिया की सबसे खौफनाक और असली सर्वाइवल स्टोरी है। घटना है 1994 की। माउरो नाम का एक एथलीट सहारा रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था। 9 दिन तक वो बिना पानी के 50 डिग्री की आग में भुनता रहा। जब उसे लगा कि वो तड़प कर मर जाएगा, तो उसने अपने ही हाथों की नसें काट लीं। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो विज्ञान और इंसानियत दोनों के लिए एक खौफनाक चमत्कार था। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। रेत मेरे बालों में, मेरी आंखों में, मेरे फेफड़ों के अंदर तक सिर्फ रेत भर चुकी है। मेरा नाम माउरो है। मैं सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच हूँ। आज 7वां दिन है। मेरे पास पानी की आखिरी बूंद 4 दिन पहले खत्म हो चुकी थी। सूरज मेरी चमड़ी को पिघला रहा है। 50 डिग्री की गर्मी, मेरा अपना ही पसीना मेरे शरीर में सूखकर नमक बन चुका है। मुझे अपना यूरिन पिए हुए भी 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरे शरीर में यूरिन भी नहीं बन रहा। मेरे होंठ फटकर इस कदर सूज चुके हैं कि मैं अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा। मेरी आंखें अंदर धंस गई हैं। मुझे दूर दूर तक सिर्फ आग उगलती हुई रेत दिख रही है, और मौत वो मेरे बिल्कुल पीछे चल रही है। लेकिन मैं यहां आया कैसे था? मैं कोई पागल नहीं था जो खुद इस मौत के कुएं में कूदा था। मैं दुनिया की सबसे मुश्किल रेस दौड़ रहा था। मेरे पास मैप था, कंपास था, लेकिन तभी आसमान पीला हो गया। 8 घंटे लंबा रेतीला तूफान। रेत के थपेड़े मेरे चेहरे पर किसी भारी कोड़े की तरह पड़ रहे थे। मैं अंधा हो चुका था। मैंने अपनी जैकेट से मुंह छुपा लिया और एक जगह बैठ गया। जब तूफान रुका तो सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह निकाल दी। रेस के सारे निशान, सारे झंडे सब रेत के नीचे दफन हो चुके थे। कंपास गोल गोल घूम रहा था। वो तूफान मुझे ट्रैक से मीलों दूर सहारा रेगिस्तान के डेड जोन में धकेल चुका था, जहां कोई इंसान, कोई जानवर जिंदा नहीं बचता। अभी मेरे सामने एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का खंडहर दिख रहा है। मुझे वहां जाना होगा। अब मैं और चल नहीं सकता, इसलिए मुझे घिसटते हुए ही उसके अंदर जाना है। अंदर एक गूंजता हुआ सन्नाटा है। मैं घिसटते हुए इस खंडहर में आ गया हूं। यहाँ थोड़ी छांव है, लेकिन यहाँ कुछ और भी है। चमगादड़, छत पर सैकड़ों चमगादड़ लटके हैं। मेरे दिमाग की नसें प्यास से फट रही हैं।
मैं इंसान नहीं रहा। मेरी प्यास ने मुझे जानवर बना दिया है। मैंने अपना हाथ ऊपर किया और एक चमगादड़ को नोचकर पकड़ लिया। मैंने उसका सिर अपने दांतों से काट दिया। उसका गरम नमकीन खून मेरे सूखे हुए गले के नीचे उतरने लगा। मुझे घिन आ रही थी। मुझे खुद से नफरत हो रही है। लेकिन मैंने 1, 2, 20 चमगादड़ों को जिंदा चबा लिया, सिर्फ उनके खून से अपने गले को गीला करने के लिए। लेकिन वो खून, वो मुझे जिंदा नहीं कर रहा था, वो मुझे अंदर से और मार रहा था। खून पीने के बाद भी मेरी प्यास खत्म नहीं हुई। मेरे शरीर का हर ऑर्गन फेल हो रहा है। मैं अब और ये दर्द नहीं सह सकता। मुझे घर जाना है, अपनी बीवी के पास, अपनी बच्ची के पास। लेकिन मैं जानता हूं कि यहां से कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मैंने अपनी जेब से वो छोटा सा पॉकेट नाइफ निकाला है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस रेगिस्तान को खुद को मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी मौत खुद चुनूंगा। मैंने अपनी दोनों कलाइयों की नसें काट दी हैं। दर्द हुआ, पर मुझे लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। मैं बस आंखें बंद करके अपने खून के बहने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि मौत मुझे अपनी गोद में सुला ले। ये क्या हो रहा है? मैं मर क्यों नहीं रहा? मेरा खून बाहर ही नहीं आ रहा है। मेरी नसें कटी हुई हैं, लेकिन मेरे शरीर में पानी इतना खत्म हो चुका है कि मेरा खून एकदम गाढ़ा, थिक हो गया है। जैसे ही वो कटी हुई नसों से बाहर आ रहा है, वो तुरंत जमकर पत्थर, क्लॉट बन जा रहा है। भगवान के लिए मुझे मार दो। ये कैसा नर्क है? मैं मरना चाहता हूँ। मैंने अपनी नसें काट ली हैं, लेकिन मेरे शरीर का गाढ़ा खून मुझे मरने भी नहीं दे रहा। लोग सोचते हैं कि मौत सबसे डरावनी चीज होती है, पर सच तो यह है कि आज इस 50 डिग्री की उबलती हुई रेत पर मैंने मौत की भीख मांगी थी। मेरे हाथों की कटी हुई नसें खुली हैं, लेकिन मेरा ही खून मुझे आजाद नहीं कर रहा। मैं जिंदा हूं, एक ऐसी जगह पर जहां मौत ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। मैं खुद अपनी ही जिंदगी का एक कैदी बन गया हूं। कल रात मैंने इसी खंडहर में अपनी नसें काटी थी, लेकिन मेरे गाढ़े खून ने मुझे मरने नहीं दिया। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने अपनी कलाई देखी। खून जमकर काले पत्थर जैसा हो गया था। मौत ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अगर मैं यहां रुकूंगा तो चीलें मुझे जिंदा नोच खाएंगी। मुझे चलना होगा। मैंने अपने शरीर की आखिरी ताकत बटोरी, अपनी शर्ट फाड़ी और अपनी कटी हुई नसों पर कसकर बांध ली। मैं खंडहर से बाहर आ गया। आज 8वां दिन है। मेरा वजन 15 किलो कम हो चुका है। मेरी आंखों के सामने काले धब्बे नाच रहे हैं, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। मेरे पैरों की हड्डियां किसी गिटार की टूटी हुई स्ट्रिंग की तरह दिमाग में खटक रही हैं, पर मुझे चलते रहना है। मैं अचानक रेत पर गिर पड़ा। रेत में कुछ हिल रहा है। एक छोटा सा रेगिस्तानी सांप, वो मुझे डसने के लिए फुंकार रहा है, पर वो नहीं जानता कि इस वक्त मैं उससे बड़ा राक्षस हूं। मैं सांप को फुर्ती से पकड़ने की झपट्टा मारने लगा। सांप की हिस्स। मैंने उसका सिर पत्थर से कुचल दिया और उससे कच्चा चबा लिया। उसका मांस, उसका कड़वा खून, वो जहर था या अमृत, मुझे नहीं पता। मेरी इंसानियत मर चुकी है। मुझे बस उसके शरीर की वो 2 बूंद नमी चाहिए। मैं इसे उगलूंगा नहीं, मैं इसे निगल जाऊंगा।
मेरे कदमों की आवाज अब बहुत धीमी और बेबस हो गई है। मुझसे चला नहीं जा रहा है। दूर से कुछ भेड़ों के मिमियाने की हल्की सी आवाज हवा में तैर कर आ रही है। 9वां दिन मेरी टांगें जवाब दे चुकी हैं। मैं रेत पर घिसट रहा हूं। तभी दूर मुझे कुछ काले रंग के टेंट दिखाई दिए। मैं कांपते हुए रोने लगा। ये कोई भ्रम नहीं है। वहां भेड़ें हैं, वहां इंसान हैं। एक छोटी बच्ची अरबी भाषा में चिल्लाते हुए मेरी तरफ आ रही है। मैं फूट फूट कर रोते हुए, गले में कोई आवाज नहीं है। वो तुआरेग बंजारे थे। एक छोटी बच्ची ने मुझे देख लिया। वो भागकर मेरे पास आई। उसने मुझे पानी नहीं दिया। पानी मेरे सूखे हुए गले को फाड़ देता। उसने मेरे फटे हुए होठों पर बकरी का खट्टा दूध डाला। वो दूध कड़वा था, लेकिन दुनिया में उससे मीठा कुछ नहीं था। उन बंजारों ने मुझे बचा लिया था। मैं 299 किलोमीटर दूर अल्जीरिया के बॉर्डर तक भटक कर आ गया था। लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, पर सच तो ये है कि आज सालों बाद भी जब मैं एक गिलास साफ पानी पीता हूँ तो मुझे उस पानी में उस कच्चे सांप का खून और अपनी कटी हुई नसों का दर्द महसूस होता है। वो रेगिस्तान मुझे मार नहीं पाया, पर उसने मेरे अंदर के कमजोर इंसान को वहीं रेत में दफना दिया था। ये कहानी है कॉरपोरेट इंडस्ट्री हॉरर की सबसे भयानक और सच्ची घटना है। ये घटना जापान 2015 की है। जापान में एक शब्द है कारोशी। इसका मतलब है काम करते करते मर जाना। ये कहानी एक 24 साल की लड़की की है जिसका नाम था मात्सुरी ताकाहाशी। उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि उसने मरने से पहले सोशल मीडिया पर जो लिखा था वो किसी सुसाइड नोट से ज्यादा एक धीमी मौत की डायरी थी। कहानी का नाम 105 घंटे का नर्क। ये घटना डेंसो मुख्यालय टोक्यो दिसंबर 2015 में हुई थी और मात्सुरी की मां जो आज भी इंसाफ मांग रही हैं। ये घटना उसी के नजरिए से सुनते हैं। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। मात्सुरी बहुत होशियार थी। उसने टोक्यो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जापान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से। उसे डेंसू में नौकरी मिली। डेंसू दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियों में से एक है। वहाँ नौकरी मिलना मतलब लाइफ सेट होना। अप्रैल 2015 में उसने ज्वाइन किया। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शीशे की आलीशान इमारत एक ऑफिस नहीं बल्कि एक चमकता हुआ बूचड़ खाना थी। उसे सपनों की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वहाँ बत्तियाँ कभी नहीं बुझती थी। अक्टूबर आते आते उसकी आवाज़ बदल गई थी। उसने मुझे फ़ोन करना कम कर दिया। ऑफिस का एक अलिखित नियम, अनरिटन रूल था कि बॉस से पहले कोई घर नहीं जाएगा, और बॉस कभी घर नहीं जाता था। मात्सुरी की शिफ्ट का टाइम सुबह 9 से शाम 5 था, लेकिन असलियत में वो सुबह 9 बजे जाती और अगले दिन सुबह 3 बजे वापस आती। हफ्ते में 7 दिन, सोने के लिए सिर्फ 2 घंटे, बाकी 22 घंटे काम, गालियां और प्रेशर। मात्सुरी किसी से कह नहीं पा रही थी, तो उसने ट्विटर पर लिखना शुरू किया। उसके वो ट्वीट्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। वे किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। 10 अक्टूबर। मैं छुट्टी पर हूँ, फिर भी काम कर रही हूँ। मैं बस सो जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। 14 अक्टूबर। मेरी आंखों से खून निकल रहा है, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा। 21 अक्टूबर। आज फिर सुबह के 4 बज गए। मैं कांप रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। सोचिए, एक 24 साल की लड़की अपने आलीशान ऑफिस के क्यूबिकल में बैठी है। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन वो टाइप कर रही है। उसका दिमाग नींद की कमी से पागल हो रहा है। सिर्फ काम का प्रेशर नहीं था, वहाँ एक दानव भी था। उसका बॉस
जब मात्सुरी 20 घंटे काम करके थकी हारी बिखरे बालों के साथ ऑफिस में बैठी होती तो उसका बॉस उसके पास आता और चिल्लाता, तुम्हारे बाल कितने गंदे हैं, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, तुम कामचोर हो, तुम्हारे अंदर औरतों वाली कोई बात नहीं है। ये शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे थे। मात्सुरी ने एक ट्वीट में लिखा था, बॉस ने कहा कि मैं अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए मैं बेकार हूँ। क्या इंसान मशीन होता है? कंपनी जानती थी कि ये गैर कानूनी है, इसलिए वे मात्सुरी से झूठ बुलवाते थे। वे उससे कहते थे कि रिकॉर्ड में लिखो कि तुम शाम 6 बजे घर चली गई थी, लेकिन असल में वो रात भर वहीं रहती थी। रिकॉर्ड्स में सब नॉर्मल था, लेकिन असलियत में उसने 1 महीने में 105 घंटे ओवरटाइम किया था। 105 घंटे, यानी हर रोज़, हर शनिवार, हर रविवार सिर्फ काम। 25 दिसंबर 2015, क्रिसमस का दिन। पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, रोशनी थी, खुशियाँ थी। मात्सुरी अपने कंपनी की डॉर्मेट्री हॉस्टल में थी। उसने मुझे माँ को एक आखिरी मैसेज भेजा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और हिम्मत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर उसने 4थी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। वो नीचे कंक्रीट पर गिरी। वो बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। उसकी 24 साल की जिंदगी, उसकी डिग्रियां, उसके सपने, सब उस कंपनी के प्रेशर के नीचे दबकर खत्म हो गए। जब पुलिस ने जांच की तो डेंसू का सच सामने आया। पता चला कि वहां रात के 2 बजे लाइट बंद करने का नियम था, लेकिन कर्मचारी क्या करते थे, वे लाइट बंद कर देते थे लेकिन अंधेरे में काम करते रहते थे ताकि बाहर से किसी को पता न चले। अंधेरे कमरों में लैपटॉप की नीली रोशनी में बैठे सैकड़ों ज़ॉम्बी। मात्सुरी की मौत ने जापान के लेबर लॉ को बदल दिया। कंपनी पर केस हुआ, सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मेरी बेटी, वो कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नेवर किल्स एनीवन, मेहनत किसी को नहीं मारती। ये झूठ है। कॉर्पोरेट की दुनिया में अगर आप अपनी सीमा बाउंड्री नहीं खींचेंगे तो वे आपका खून, पसीना और आपकी आखिरी सांस तक चूस लेंगे, और अंत में आपकी कुर्सी पर 2 दिन के अंदर नया एम्प्लॉय बैठा होगा। आज की कहानी उस बहन की है जिसने अपनी सगी छोटी बहन को अपने पति को तोहफे में दे दिया। उसने अपनी बहन की रक्षा नहीं की, उसने अपनी बहन को नशे की दवाई पिलाई और फिर अपने पति को कहा, लो, कर लो अपनी हवस पूरी, ये तुम्हारे लिए मेरा क्रिसमस गिफ्ट है। ये कनाडा 1990 की सबसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। उसका नाम था कार्ला होमोल्का और उसकी छोटी बहन थी टैमी होमोल्का। दुनिया इसे द बार्बी एंड केन किलर्स केस कहती है। ये कहानी डिटेक्टिव माइक की है, वो पुलिस वाला जिसने उस घर के फर्श के नीचे छुपे हुए वीडियो टेप्स ढूंढे थे। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। मेरा नाम डिटेक्टिव माइक है। कार्ला होमोल्का और उसका पति पॉल बर्नार्डो देखने में एकदम फिल्मी सितारे लगते थे, गोरे, सुंदर, अमीर। कार्ला की एक छोटी बहन थी टैमी, वो सिर्फ 15 साल की थी। टैमी अपनी बड़ी बहन कार्ला को बहुत मानती थी। उसे लगता था कार्ला दुनिया की सबसे अच्छी दीदी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कार्ला और पॉल के बेडरूम में शैतान रहता है। पॉल को कुंवारी लड़कियों का नशा था और कार्ला उसे पॉल को खुश रखने का नशा था। पॉल ने कार्ला से कहा, मुझे एक वर्जिन चाहिए और मुझे तुम्हारी बहन टैमी चाहिए। एक बहन क्या करती? पति को थप्पड़ मारती, पुलिस को बुलाती। लेकिन कार्ला ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दूंगी। क्रिसमस का समय था। कार्ला ने एक प्लान बनाया। उसने टैमी के लिए एक ड्रिंक बनाई। उस ड्रिंक में उसने जानवरों को बेहोश करने वाली दवाई हेल्सियॉन मिला दी। टैमी ने सोचा, दीदी ने प्यार से ड्रिंक दी है,
उसने पी ली और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। कार्ला ने अपनी ही बेहोश बहन को उठाया और उसे अपने और पॉल के बेड पर लिटा दिया। इस हिस्सा को सुनकर किसी भी भाई का खून खौल जाए। जब टैमी बेहोश थी, पॉल ने उसका रेप किया और कार्ला, क्या वो रो रही थी? क्या वो उसे रोक रही थी? नहीं, कार्ला कैमरा लेके खड़ी थी। वो वीडियो बना रही थी, वो हंस रही थी, वो पॉल को बता रही थी कि क्या करना है। उसने अपनी ही बहन की इज्जत का तमाशा बना दिया। लेकिन दवाई की डोज ज्यादा हो गई थी। टैमी को उल्टियां होने लगी। चूंकि वो बेहोश थी, वो उल्टी उसके गले में फंस गई। उसका दम घुटने लगा। कार्ला और पॉल उसे अस्पताल नहीं ले गए। वे डर गए कि उनका राज खुल जाएगा। उन्होंने उसे मरने दिया। अगली सुबह टैमी मर चुकी थी। कार्ला ने पुलिस को फोन किया और रोने का नाटक किया। मेरी बहन ने कल रात ज्यादा शराब पी ली थी, वो उठ नहीं रही है। सबने मान लिया कि ये एक एक्सीडेंट था। टैमी के माँ बाप टूट गए। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कार्ला को गले लगाया। उन्हें नहीं पता था कि जिस बेटी के कंधे पर सिर रखकर वो रो रहे हैं, उसी ने उनकी छोटी बेटी को मारा है। और सबसे घिनौनी बात, टैमी के मरने के कुछ दिन बाद पॉल ने कार्ला को इनाम दिया। वे दोनों टैमी की मौत का जश्न मनाने के लिए हवाई घूमने गए। टैमी की मौत के बाद उनका डर खत्म हो गया। कार्ला और पॉल ने मिलकर 2 और स्कूल की लड़कियों लेस्ली और क्रिस्टिन को किडनैप किया। कार्ला उन्हें बहला कर लाती थी और पॉल उन्हें मारता था। सालों तक ये खेल चलता रहा। लेकिन अंत में कार्ला ने पॉल को धोखा दिया। जब पुलिस का शिकंजा कसा तो कार्ला ने कहा, मैं तो मजबूर थी, पॉल मुझे मारता था, मैंने जो किया डर के मारे किया। पुलिस ने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया। उसे सिर्फ 12 साल की सजा मिली। इसे डील विद द डेविल कहा जाता है। लेकिन जब वो डील साइन हो गई, तब हमें वो वीडियो टेप्स मिले जो उन्होंने घर के फर्श के नीचे छुपाए थे। जब हमने वो टेप्स देखे तो हम सन्न रह गए। कार्ला डर नहीं रही थी। वीडियो में वो अपनी बहन के साथ हो रही दरिंदगी में शामिल थी। वो पॉल को किस कर रही थी, वो मजे ले रही थी। वो विक्टिम नहीं थी, वो बराबर की कातिल थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कानून उसे और सजा नहीं दे सकता था। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। कार्ला होमोल्का ने अपनी 12 साल की सजा काटी। आज वो आजाद है। उसने शादी कर ली है, उसके अपने बच्चे हैं। वो कनाडा में कहीं नाम बदल कर रहती है। वो स्कूल में वॉलंटियर भी करती थी जब तक लोगों ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन टैमी, वो 15 साल की मासूम बच्ची, वो कभी वापस नहीं आएगी। उसकी अपनी दीदी ने उसकी चिता सजाई थी। ये कहानी बताती है कि खून के रिश्ते भी कभी कभी जहर बन जाते हैं। बहन का फर्ज कार्ला ने साबित किया कि बड़ी बहन हमेशा मां समान नहीं होती। कभी कभी वो डायन भी हो सकती है। उसने अपनी ही बहन को घर के अंदर असुरक्षित कर दिया। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी।